विजिट वीज़ा की वो जो एप्लीकेशन है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 6 माह होती है, मिनिमम 3 माह की होती है, मैक्सिमम 6 माह होती है। जी 95 पाउंड पर मंथ के हवाले से इसकी फ़ीस होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से देखते रहिए शोबिज़ ब्लॉग्स, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो जनाब, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजा कीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आइए फिर देर किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज मेरे साथ हैं कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा की। तो जो लोग भी यूके विजिट वीज़ा पर आना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बताएंगे कि विजिट वीज़ा पर अगर आप यूके आए तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आप कितनी देर के लिए विजिट वीज़ा पर यूके आकर रह सकते हैं। इसके अलावा आपको वो कौन से अहम दस्तावेज़ात हैं जो हम्म आपको हेल्प करते हैं यहाँ पे रुकने हम्म के लिए, हम्म आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, आपकी फ़ीस हम्म कितनी है, और हम्म आप अपने वीज़ा किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके। तो जनाब, फिर आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी कामरान, तो हमें बताइए विजिट वीज़ा के बारे में। जी बहुत शुक्रिया सोबिया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि विज़िट वीज़ा का मतलब होता है किसी भी जगह को विज़िट करना। बिल्कुल। इससे मुराद होता है किसी भी जगह को जाकर टेम्परेली आपने वहाँ पर जाना है, उस हम्म जगह को देखना है, उस जगह पर जाने का आपको कोई मकसद होना चाहिए। हम्म उस मकसद के लिए आप जा रहे हैं तो आपका स्टे एक ख़ास मकसद के लिए होता है। जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो आपने वहाँ से वापस जाना है। ये एक किस्म का मेहमान वीज़ा होता है, जिससे हम्म मेहमान आपके घर में आते हैं, हम्म अपना स्टे पूरा करते हैं और उनको वहाँ से जाना पड़ता है। ठीक है। अब उसके लिए जिन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है पहले उसको डिस्कस करते हैं और उसके हम्म बाद बताते हैं कि कौन कौन। पहले बात हो जाए कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसको अप्लाई बिल्कुल। हर किस्म का बंदा इस वीज़े को अवेल कर सकता है। ठीक अगर है। वो होम ऑफिस की शराइत को पूरा कर देता है हम्म तो वो इसको अवेल कर सकता है। हर वो शख्स, अच्छा। इसे डिफाइन ऐसे करते हैं, हर वो शख्स हम्म जो यूके की या किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन की विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, हम्म वो उस मुल्क में विजिट के लिए जा जा सकता सकता है। है। ठीक है। अब उसके लिए कौन से अहम दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, हम्म अप्लाई करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं कि बिल्कुल। कौन से अहम दस्तावेज़ात होते हैं कि जिनको हमें पहले ज़रूरत होती है, यानी कि हम हम्म प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हम्म तो आप आइए पहले उन दस्तावेज़ात को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से चाहिए विजिट वीज़ा के जी, लिए। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। चलें, ठीक है जी कामरान। तो बताइए हमें कि यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। जी थैंक यू सोबिया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होती है। तो इसके लिए जिस वेबसाइट की ज़रूरत है वो gov.uk है। ठीक है। gov.uk। gov.uk पे जाकर हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। ठीक है। उसके बाद जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 2 फोटोग्राफ, जो आपके करंट फोटोग्राफ हैं वो आपको चाहिए होंगे। ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हम्म आपको 2 करंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत रहती है। ठीक है। उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो है आपका ट्रैवल कार्ड। ठीक है। आपके पास आपका वैलिड अप टू डेट पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पासपोर्ट, हम्म 2 फोटोग्राफ हम्म और आपके पास एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हम्म कि आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए हम्म जो आपके लिविंग कॉस्ट को पूरा करे, जो कि ये जाहिर करे कि आप अपने तमाम तर एक्सपेंसेस को खुद बियर कर रहे हैं। ठीक है। यूके आने के बाद भी आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है। जितना आपका स्टे है, उस स्टे के दौरान जो भी अखराजात होंगे वो खुद से अदा करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन।
कि आपने किस जगह पर अपना स्टे करना है, आप ठीक किस है। जगह पर अपने आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, वो कोई रिलेटिव है, कोई होटल है, क्योंकि चूंकि आप विजिट के लिए आ रहे हो सकता है इस कंट्री में आपको कोई जानने वाला ना हो, ठीक आपका है। मकसद सिर्फ एक ट्रिप का हो, तो उसके लिए होता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हम एक कैटेगरी भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इतना ही काफ़ी है कि आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ आपके पास आप ट्रैवल लिटरेसी आपकी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। जहाज़ की टिकट आपकी क्या है, आप ठीक अपनी है। रिटर्न टिकट लेकर जाइए। ठीक यानी है। कि हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे वहाँ पर पूछे कि आपकी रिटर्न टिकट आपके पास मौजूद है, क्योंकि ओके। विजिट का मकसद आप विजिट करने के बाद वापस कैसे जाएंगे। यानी कि आपके पास आपकी लिटरेसी होनी चाहिए, विजिट की लिटरेसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप वीज़ा कर रहे हैं, डिटेल ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास आपकी अपने ट्रैवल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ट्यूबिकुलोसिस जो है उसका टेस्ट रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपने किसी भी यूके होम ऑफिस, यूके बीएनए जो भी ऑथराइज किए हुए सेंटर हैं, वहाँ से आपका बायोमेट ट्यूबिकुलोसिस का टेस्ट। टेस्ट जो है, आपका टीबी टेस्ट, वैलिड टीबी टेस्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरत होती है। तो आइए रिकॉल करते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला ठीक है। पासपोर्ट, ठीक है। दूसरा आपके पास वैलिड फोटोग्राफ्स होने चाहिए, तीसरा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने वो जहाँ से सबमिट करना है वो gov.uk पे जाके उसको सबमिट करना है, डिटेल सारी फिल करनी है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 2 ठीक है। फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आपके फाइनेंस के होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का आपको पता आपने किस जगह से ट्रैवल किया है, कब तक ट्रैवल करना है और कब आपने वापस आना है। और उसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो एक्सरे है, जो ट्यूबरकुलोसिस का एक्सरे है, जो होम ऑफिस के बताए गए इदारे हैं आपने वहीं से ही करवाना है, आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो नहीं करवाना। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने उन्हीं इदारों से करवाना है जो यूके बीए जो है वो वहाँ की वो करते हैं, परमिशन देते हैं या उनके लिस्ट में जो इदारे मौजूद हैं। तो आपने उन्हीं इदारों से उन्हीं जगहों से वो टेस्ट करवाना है और उसको फिर लेकर आना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। जी, तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि जब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके अहम नुकात क्या होते हैं। जी बिल्कुल सोबिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जब हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सा वीज़ा चाहिए। तो हमने जो चूँकि gov.uk के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस दी गई होती हैं, उसमें स्टूडेंट वीज़ा भी होता है, वर्क वीज़ा भी होता है, ठीक है, और कई कैटेगरी के वीज़ा। तो हमने राइट कैटेगरी का वीज़ा फाइंड आउट करना है जो कि विजिट वीज़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करना है। ठीक ठीक है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या साथ साथ उस एप्लीकेशन को फिल करें। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि अगर आप सॉरी, अगर आप फाइनेंशियल अपने जो रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो आपके पास करंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो 6 माह तक की होती हैं, वो आपके पास वैलिड अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास हर वो डॉक्यूमेंट मौजूद हो जो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद देखा जाएगा कि आपने अपना वीज़ा कब शेड्यूल करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस टाइम में जा रहे हैं और आपने कब वापस आना है, वो डेट्स आपको पता हो। इस वीज़ा को आप 3 माह पहले अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको आपकी रिक्वायर्ड डेट मिल जाए। उसके बाद आपने इंटरव्यू भी होता है, तो आपने इंटरव्यू को भी अटेंड करना है। तो आपने जो चीज़ें जाननी है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो ये है कि आपके पास सही एप्लीकेशन मौजूद हो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो अप टू डेट हो, आपके पास हो, पासपोर्ट आपका वैलिड हो, तस्वीरें आपके पास मौजूद हो, बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद हो, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास हो विजिट के लिए, जिस विजिट के लिए आप जिस टाइम के लिए आप जा रहे हैं, आपने अपने टाइम फ्रेम बताना है कि इस टाइम से इस टाइम तक के मेरे लिए जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने राइट अमाउंट ऑफ जो वीज़ा है वो शो करना है। उसके बाद आप इंटरव्यू जब कंडक्ट होगा तो आपको इंटरव्यू की डेट आपने सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। वो आपको बता देंगे, इंटरव्यूज़ की डेट दी होती हैं, वहाँ पर आप जाकर इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है फॉर्म का। फॉर्म आप पढ़ेंगे,
डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, हम्म पासपोर्ट देखेंगे, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक हो तो ये गया। वो चीज़ें हैं जो आप एप्लीकेशन में देखते हैं। ठीक है। आपने विजिट वीज़ा की ही एप्लीकेशन gov.uk पे जाके देखनी है, आपने कोई और एप्लीकेशन फिल नहीं करनी। ठीक है। आपने स्टूडेंट वीज़ा को, वर्क वीज़ा को, स्पाउस वीज़ा को इसके साथ मिक्सअप नहीं नहीं करना। करना। तो राइट एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक तो है। आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हम यूके विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी सोबिया, बहुत शुक्रिया। हम्म आइए डिस्कस करते हैं वो कैटेगरी जिसमें यूके विजिट वीज़ा अप्लाई होता है। वो कैटेगरी जो है, इसको पहले तो इसको कहा जाता है कि यूके स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा। ओके। इसमें जो कैटेगरीज है जिसके लिए हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें शामिल है टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा। ठीक बिजनेस है। के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, हम्म टूरिस्ट के लिए भी आ सकते हैं, हम्म स्टडी के लिए भी आ सकते हैं। ठीक ये है। अप टू 6 मंथ आपको परमिशन देता है, और आप 6 माह के अंदर, 3 माह का होता है लेकिन आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 6 माह तक, और इसके ठीक बाद है। भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक स्पेशल, अपने स्पेशल रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इस वीज़े की लेंथ 3 से 6 माह की होती है। ठीक है। इस वीज़े को विजिट यूके स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा कहा जाता है। इस स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा में जो लोग आते हैं वो आते हैं टूरिस्ट, बिजनेसमैन, ठीक है। और आप इसमें स्टडी के लिए आते हैं। और इस वीज़े की लेंथ 3 माह की होती है, जिसे एक्सटेंड करके 6 माह तक किया जा सकता है। तो आइए अब मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसकी लेंथ को हम किस तरह एक्सटेंड करते हैं। स्टूडेंट अगर आते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के आते हैं। तो आइए इस चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि विजिट वीजा पर जब हम यूके आते हैं तो वो कौन से काम हैं जो हम विजिट वीजा पर कर सकते हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो हम यूके आने के बाद विजिट वीजा पे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से डिस्कस करेंगे? जो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, विजिट वीजा पर जब हम यूके आए आते तो हैं वो ऐसे कौन कौन से से काम हैं जिसके हमें जो परमिशन है। हमें परमिशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम कर सकते हैं। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। जी शुक्रिया सोबिया। वो काम जो हम यूके विजिट वीज़ा पर आते हैं, जिसका मकसद विजिट वीज़ा को पूरा करना है, उसमें सबसे पहला जो शामिल है वो है टूरिज़्म। ठीक है। कि हम विजिट वीज़ा पे एज अ टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं, हॉलीडेज़ और वेकेशन को एज अ सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम कहीं भी जा आ सकते हैं जो बाउंड्रीज हमें बताई गई हैं। ठीक ठीक है। है। हम अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, यानी कि अगर हम होटल में हैं तो हम अपनी फैमिलीज को बाहर जाकर बआसानी मिल सकते हैं। ठीक है। एज अ वॉलंटियर हम 30 दिन तक हम्म, अप टू 30 डेज किसी भी चैरिटी के लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं। अच्छा। हम किसी और कंट्री को पास थ्रू भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा मौजूद ठीक है। है। ठीक है। और हम किसी स्कूल एग्जीबिशन वगैरह में भी पार्ट ले सकते हैं, वहाँ हम्म, जा सकते हैं। अगर हम किसी सेमिनार में आए हैं तो किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो हम किसी का इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ लर्निंग प्रोसीजर में आए हैं, वो जैसे कि हम अब बात करते हैं कि वो चीज़ें जिसके लिए स्टूडेंट को परमिशन मिलती है वो कौन सी चीज़ है। जैसे रिक्रिएशन डांसिंग है, रिक्रिएशन कोर्सेज है, यानी कि जैसे डांस वगैरह के लिए अगर हम आते हैं तो हम डांस सीख सकते हैं जो हमारी लर्निंग में आता है। ठीक है। उसके अलावा स्टडी रिप्लेसमेंट कोर्सेज के लिए हम एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हैं। एकेडमिक और सीनियर डॉक्टर्स के जो सेमिनार्स होते हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है। और मेडिकल रीज़न के लिए हम लोग विजिट वीज़ा को अवेल कर सकते हैं। ठीक ये है। तमाम कैटेगरी है जिसकी विजिट वीज़ा हमें परमिशन देता है। नंबर 1 कि हम टूर कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री का टूर कर सकते हैं। वेकेशन एज अ वेकेशन हम पूरे कंट्री को विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपना वीज़ा लीगल डॉक्यूमेंट किसी भी लीगल ऑफिसर को ज़रूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मिल सकते हैं। इसका विजिट वीज़ा का हमें परमिशन देता है कि हम जाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को मीट अप करें। तीसरा, अगर हम एज अ वॉलंटियर हम चाहते हैं किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की फंड रेजिंग के लिए हम काम करना चाहें एज अ वॉलंटियर, जिसमें किसी किस्म के हमें कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा, हम एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, हमें इसके इवज़ कोई उजरत नहीं मिल रही, तो हम एज अ वॉलंटियर अपनी मर्जी से हम वहाँ पर 30 दिन तक जो विजिट है, हम 30 दिन तक अलाउड है, हम उस चैरिटी को हम
एज अ वॉलंटियर हम उनके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। चौथा, अगर कोई सीखने का अमल है, जैसे कोई डांस वगैरह है, कोई डांस ऐसी कोई चीज़ है जो हम यूके में ही आके सीख सकते हैं, तो हम वो यहाँ पर आके वो सीख सकते हैं, जिसमें डांस वगैरह की क्लासेस शामिल हैं। उसके अलावा जो स्टडी पर्पस आ जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था, उसमें सीनियर डॉक्टर्स का आना, ठीक है। उनके एग्ज़ाम वगैरह देना, उनके सेमिनार अटेंड करना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। रिसर्च है। प्रोग्राम के लिए आ जाना, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जिनको मेडिकल रीजंस के लिए हम अवेल करते हैं, वो विजिट वीज़ा पे आप जाहिर करके, यानी कि आप अपने सेमिनार के अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, उस दौरान आप इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं। इसमें विजिट वीज़ा आपको मुकम्मल तौर पर आज़ादी देता है। ठीक है। इसके बाद वो बातें आती हैं जो विजिट वीज़ा में शामिल नहीं है, जिसकी विजिट वीज़ा में मनाही है। अब आगे उसको डिस्कस करते हैं। जी तो जनाब, अब हम बात करेंगे कि विजिट वीज़ा पर यूके आने के बाद वो ऐसे कौन से काम है जो हम नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देती विजिट वीज़ा पर आने के बाद। जी, थैंक यू वेरी मच सोबिया। आइए डिस्कस करते हैं वो अहम पॉइंट्स जिनके जो कि हमें नहीं करने हम कर भी नहीं सकते, हमें नहीं करने चाहिए से मुराद, यानी कि गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देती। वो पॉइंट है कि पेड और अनपेड किसी किस्म की जॉब हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी के पास एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, या आप किसी भी बिजनेस में आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं एज अ अनपेड यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो विजिट वीज़ा आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। जिसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी चिकन शॉप, किसी रेस्टोरेंट या किसी बार में आप बिहाइंड द काउंटर उनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, और होम ऑफिस वहाँ पे विजिट करता है, आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये रजिस्टर्ड वॉलंटियर इदारे नहीं होते। ओके, इसलिए इन जगहों पर काम करने की परमिशन हरगिज़ नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते कि मैं अपनी मर्जी से इस इदारे में काम कर रहा हूँ, इसकी भी वो परमिशन नहीं देते। आप सिर्फ उन्हीं रजिस्टर्ड इदारों में एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं जिसकी परमिशन यूके देता है, और वो भी 30 दिन तक, अप टू 30 डेज उसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम लेंथ है, वो भी आपके वीज़े के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो टाइम हो जाता है उसमें आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मैं एज अ फ्री काम कर रहा हूँ, मैं पेड काम कर रहा हूँ, अनपेड। विजिट वीज़ा में आपको किसी किस्म के भी काम की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, दूसरा, आप कोई भी पब्लिक बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, वो बेनिफिट, वो तमाम तर सहूलतें जो कि लोकल्स को गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट ने दी होती हैं, आप उनमें से किसी भी बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा, आप अपने टाइम से ज़्यादा यूके में स्टे नहीं कर सकते। आपका मिनिमम स्टे 3 मंथ का होता है, ठीक है, जिसे आप एक्सटेंड करके 6 माह तक कर ले जाते हैं। उसके बाद जो आपका एक्सेसिव टाइम है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक हो गया। सबसे अहम चीज़, आखिरी चीज़ जो अक्सर लोग पूछते हैं, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो है शादी के हवाले से। विजिट वीज़ा पर आकर आप किसी भी किस्म की शादी नहीं कर सकते। मैरिज और सिविल पार्टनरशिप की ये इजाज़त नहीं देता। ठीक है, आपको इसके लिए नोटिस देना पड़ता है कि आप शादी कर रहे हैं। विजिट वीज़ा में वो नोटिस आप नहीं दे सकते। ठीक है, आपको इसके लिए विजिट से आपको मैरिज विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको नोटिस भी होम ऑफिस को देना पड़ता है, जिसमें वो आपको बताते हैं। लेकिन इसमें आप शादी नहीं कर सकते, आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ता है, वहाँ से जाकर आप दोबारा अप्लाई करते हो। तो सिविल पार्टनरशिप या शादी के लिए विजिट वीज़ा आपको परमिशन नहीं देता। तो जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी काम, पेड हो, अनपेड हो, एज अ वॉलंटियर हो, जो कि होम ऑफिस के बताए गए वॉलंटियर डिपार्टमेंट्स के अलावा हो, चैरिटीज़ के अलावा, किसी भी चैरिटी के अलावा, चैरिटीज़ के अलावा आप कहीं पर भी एज अ वॉलंटियर, पेड और अनपेड या सेल्फ एम्प्लॉयड काम नहीं कर सकते।
ठीक हो गया। आप अपना स्टे का लेंथ नहीं बढ़ा सकते। हम्म। आप शादी या सिविल पार्टनरशिप में विजिट वीज़ा पर नहीं रह सकते। ठीक है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो यूके आपको मना करता है, और आप हम्म। किसी भी किस्म के पब्लिक बेनिफिट को एक्सेस नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। पब्लिक बेनिफिट एक्सेस नहीं होगा, काम नहीं होगा, हम्म। शादी नहीं होगी, और हम्म। अपने टाइम फ्रेम के अंदर आपको वापस जाना होगा। ये वो हम्म। बातें हैं जो विजिट वीज़ा के अंदर आपको करनी है, जिनकी होम ऑफिस आपको करने की परमिशन नहीं देता। सही। तो ये आपने वो चीज़ें याद रखनी, जिनकी परमिशन है और जिनकी सही। परमिशन नहीं है। यानी विजिट वीज़ा पर आएँ, घूमें फिरें, शॉपिंग करें, अपने रिलेटिव्स को मिलें और अपने टाइम फ्रेम में वापस चले जाएं, जी ऐसा ही है। जी, बिल्कुल। अपने रिसर्च कीजिए, हम्म। अपने इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए, हम्म। अपने जो अहम काम है वो कीजिए। हम्म। आप जिनको मिलने आए हैं उनसे मुलाकात कीजिए। अगर ठीक आप है। किसी सेमिनार में आए हैं, एग्ज़ाम के लिए आए हैं, अपने हम्म। एग्ज़ाम दीजिए। हम्म। अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए आए हैं तो रिसर्च प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए। अगर हम्म। आप किसी भी लर्निंग प्रोसेस में आए हैं, लर्निंग कोर्स के लिए आए हैं हम्म। जिसमें डांस वगैरह शामिल है, या और कोई भी कोई कोर्स। कोर्सेज शामिल हैं हम्म। जिसकी होम ऑफिस परमिशन देता है, वो ठीक कोर्स है। की लेंथ पूरी करने के बाद आपको अपने टाइम फ्रेम में वापस जाना पड़ेगा। तो आप हम्म। इसमें काम नहीं कर सकते, पब्लिक बेनिफिट को एक्सेस नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। अपने टाइम से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, और आप सिविल मैरिज या पार्टनरशिप में नहीं रह सकते। इसके लिए आपको अपनी कंट्री से ही वापस जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो चलिए अब आगे चलते हैं। जी, तो डियर व्यूअर्स, अब देखते हैं कि यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करने की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। थैंक यू वेरी मच सोबिया। हम्म। जैसा कि बहुत से लोग पूछते हैं कि विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है, जी। उसमें सबसे अहम चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल। आपके पास सफिशिएंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके हम्म। मुताबिक बहुत सारी कन्फ्यूजन पाई जाती हैं। जी। होम ऑफिस ने कोई सेट क्राइटेरिया, सेट रूल नहीं बताया कि इतनी हम्म। इनकम आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए सिंपल तरीक़ेकार ये है जो होम ऑफिस ने वज़ा किया हुआ है, जो gov.uk पे आप जाकर देख सकते हैं। हम्म। वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। आपकी मंथली इनकम के अलावा हम्म। ये कभी मत करें कि एक लार्ज अमाउंट आप अपने अकाउंट में शो कर दें। ठीक है। लार्ज अमाउंट आपने अपने अकाउंट में शो नहीं करनी, क्योंकि फिर आपको उसका प्रूफ देना पड़ता है। हम्म। कोई भी ऐसी लार्ज अमाउंट जो आपकी सैलरी में सैलरी के अलावा शो हो रही है, आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। जिसकी ठीक मिसाल है। हम ऐसे दे सकते हैं कि हम्म। अगर एक शख्स की हम्म। पाकिस्तान में मंथली इनकम 50,000 है, ठीक है। जो कि यूके की 200 पाउंड बनते हैं, हम्म। मंथली 200 पाउंड बनते हैं। एक ऑलमोस्ट जी। एग्जाम्पल फिगर लेते हैं, ठीक है। राउंड फिगर कर लेते हैं। हम्म। 200 पाउंड अगर किसी शख्स की मंथली यूके की इनकम है, हम्म। पाकिस्तान में 50,000 कमा रहा है, तो ठीक है। इसके अलावा अगर वो अपने अकाउंट में 20 लाख शो करेगा, हम्म। तो ये होम ऑफिस के लिए एक प्रॉब्लम की वजह बन सकती है, हम्म। एक फिक्र का बायस बन सकती है कि एक शख्स जिसकी 50,000 मंथली इनकम है, ऑल इन हम्म। सडन इसके पास 3 माह के अंदर ये 20 लाख कहाँ से आ आगे। गए। ठीक है। ऑल्दो उनका मकसद ये शो करवाना होता है विजिट वीज़ा वालों का हम्म। कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, सफिशिएंट पैसे हैं, हम्म। जो कि हम अपने आप को यूके जाकर संभाल सकते हैं, रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन होम ऑफिस का फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हम्म। आपके पास ये रकम किस तरह आई है। हम्म। कहीं आप उस तंजीम का हिस्सा तो नहीं है जो यूके में तखरीब कारी का ज़रिया बन सकती है। हम्म। आपको कोई ऐसे लोग तो फंडिंग नहीं करे जिनका मकसद हमारे मुल्क में आने के बाद, यूके आने के बाद, यूके गवर्नमेंट उस चीज़ को देखती है कि यूके आने के बाद आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं आपको फंड कर रही कि हम्म। जो यहाँ पर तखरीब कारी फैला सकती है। हम्म। ये डिस्ट्रक्शन के लिए तो पैसा नहीं दिया जा रहा। हम्म। उस मकसद के लिए, उस चीज़ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जस्टिफाई कर सकते हो हम्म। हर उस रकम को जो अचानक से आपके अकाउंट में आई हो। तो ये भी एक रीज़न होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो फाइनेंशियली होम ऑफिस के वेबसाइट पे ऐसी कोई रकम नहीं दी गई, हम्म। ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कितनी रकम होनी चाहिए, हम्म। क्या होना चाहिए। एक गाइडलाइन ज़रूर दी गई है जिसमें ये हम्म। कहा गया कि आप अपनी मंथली इनकम में से अपने पैसे सेविंग अकाउंट के लिए शो करें कि ये हम्म। पैसा मैं यूके जाने के लिए
सेव कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी लार्ज अमाउंट जो ऑल इन सडन आपके 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ जाए, जो पहले मौजूद नहीं थी, या ऐसा हो कि आपकी इनकम से आपकी वो सेविंग मैच ना कर रही हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। ठीक है। यूके सिर्फ इतना चाहता है कि आपके पास जो सेविंग हो या जो अमाउंट आपने शो की है उसके अलावा वो ट्वाइस हो, दुगनी हो आपके यूके एक्सपेंस से। ठीक है। जितना यूके में आपने अपना स्टे करना है, जितना आपने सोचा है, उतना जितना एक्सपेंस आएगा, ठीक है। उससे डबल रकम आपके अकाउंट में एज अ सेविंग अकाउंट शो हो जाए तो यूके वाले इसको सेटिस्फैक्टरी अमाउंट मानते हैं। लेकिन कोई ऐसी रकम जो 6 माह से भी ज्यादा की हो और आपके अकाउंट में मौजूद हो, उनके लिए तशवीश का बायस बनती है। ठीक है। ये उनके लिए परेशानी का बायस बनती है, जिसमें वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शख्स एकदम से इतनी रकम कैसे लेके आ सकता है, जबकि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और इसकी सैलरी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही। तो आपके लिए जरूरी है कि 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें अपनी सैलरी को रेगुलर शो करें। वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो स्टैटिक्स नहीं होनी चाहिए। सेविंग और सैलरी को अलग से शो करें। एक ही बैंक के अंदर आप अपनी सेविंग और बैंक को अलग अलग शो करें, हाईलाइटर से हाईलाइट करके समझाएं कि ये मेरी सैलरी है और ये मेरी सेविंग्स है। ठीक है। आपकी जो सेविंग्स हैं वो जितना यूके में आपका एक्सपेंस आएगा आप उसे कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। अगर आपका स्टे 3 माह का है तो पर मंथ के हवाले से आप उसे कैलकुलेट करें। 3 माह के अंदर जितनी आपकी सेविंग आएगी, जो एक्सपेंस आएगा उसको दुगना अपनी सेविंग में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 3 माह का एक्सपेंस 2000 पाउंड आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास 4000 पाउंड की सेविंग आप शो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी तो 200 पाउंड है, 50,000 है, लेकिन आप अपनी सेविंग अकाउंट में 50 लाख साथ शो कर रहे हैं, जो यूके में स्टे के हवाले से बहुत ज्यादा रकम है। ठीक हो गया। वो उस चीज को फिर पूछेंगे कि ये, फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि 6 माह पहले की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। अगर उसमें वो चीज ना हो, ठीक है, 3 माह तक वो रकम कम हो और 3 माह में अचानक एकदम से इतनी बड़ी सेविंग आ जाए, तो उस हवाले से परेशानी का बायस बनती है, जो कि पूछा जाता है। तो आसान लफ्जों में ये है, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंटली आपकी रकम आपके अकाउंट में शो होनी चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। ठीक है। नंबर 3, आपके जो सैलरी है उसमें से सेविंग आप अपने अकाउंट में शो करते जाएं कि ये मैं यूके के लिए सेव कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नंबर 4, अगर आपको सेविंग दिखाते हैं तो यूके एक्सपेंस से ट्वाइस होनी चाहिए। जितना आपका यूके का लेंथ है उसमें जितना एक्सपेंस आएगा, आपकी सेविंग उसके ट्वाइस होनी चाहिए, उससे दुगनी होनी चाहिए, जो जस्टिफाई कर सके कि आप इतने टाइम के लिए ही आ रहे हैं और इतना टाइम गुजारने के बाद आप वापस चले जाएंगे। होम ऑफिस ने इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। ये एक अहम दस्तावेजात, एक अहम चीज़ है जिस पर इंतहाई गौर करने के बाद आप सबमिट करें। ऐसा ना हो कि इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या तो आप बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड पे लेते हैं या आप बिल्कुल ही मीट ना कर रहे हो, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं जी। तो डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि जब कोई शख्स यूके विजिट वीज़ा पर आता है तो क्या वो 6 महीने के बाद अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकता है? थैंक यू सो मच। ये बहुत अहम सवाल है जी। हर वो शख्स जो कि विजिट वीज़ा के अंदर आया है वो अपने 6 माह के टर्म्स को ही पूरा करेगा, लेकिन स्पेशल रीजंस में जाकर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अगर मेडिकल रीजंस से कोई शो करे, किसी शख्स की कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो 6 माह के अंदर पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, तो आप अपने इस वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यूके स्टैंडर्ड वीज़ा को में डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज भी आती हैं, जो कि आपको मिली तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, लेकिन आपने उसकी लेंथ 6 माह तक ही पूरी करनी होती है। फॉर एग्जांपल है विजिटर स्टैंडर्ड वीज़ा जो 6 माह का होता है। ठीक है।
मेडिकल रीजंस के लिए आप 11 माह तक 6 माह से ऊपर जितना भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा आप रह सकते हैं। स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा एकेडमिक में भी आप जा सकते हैं, जैसे आप किसी रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा हैं और ठीक वो है। रिसर्च 6 माह के अंदर मुकम्मल नहीं हो रही, आपको उसका ठीक है। रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक तो है। यूके गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सटेंड कर देता है। ठीक हो गया। इसके अलावा 2 साल का लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा भी मिलता है, अच्छा। जिसको आप 6 माह तक पर विजिट आप करते हैं। ओके। फिर 5 साल का भी लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा होता है, ओके। ओके। जिसके आप 6 माह तक विजिट वीज़ा करते हैं। और इसके सबसे लंबा जो होता है वो 10 साल का स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा होता है, जो आपने 6 माह ओके। पर मंथ, यानी कि हर साल आपने 6 माह गुजारने होते हैं, ठीक है। जिसमें 5 साल हैं और 10 साल शामिल हैं। ठीक हो अब जो गया। बेसिक स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है उसकी जो अब तक की फीस होम ऑफिस की वेबसाइट पे शो होती है वो है 95 पाउंड, 95 पाउंड पर मंथ। 6 माह के मल्टीप्लाई करके जितनी रकम आएगी ठीक उतनी हो गया। आपकी विजिट वीज़ा की फीस होगी। अच्छा। ठीक है। आपने जो आपकी स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा, जो 6 माह का विजिट वीज़ा है, उसकी जो स्टैंडर्ड फ़ी है वो 95 पाउंड इंटू 6 मंथ, यानी कि आपके पर मंथ को हम ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सटेंड मल्टीप्लाई करेंगे 95 पाउंड से, जितना आपका स्टे है, नंबर ऑफ स्टे से ठीक है। आप उसको उतने नंबर ऑफ स्टे को पर मंथ को 95 से जमा करते ठीक जाएं। हो गया, यानी 6 माह जितने महीने उतने 95 पाउंड आपने जमा करने हैं, हम्म। जो मैक्सिमम 6 मंथ तक होते हैं, ठीक है। वो आपने होम ऑफिस, जो आपकी होम ऑफिस की फीस बनती है, ठीक हो गया। 1 माह की 95 है और आपने 6 माह तक की फीस जमा करानी होती है। तो आइए इस सब चीज़ों को समाप्त करते हैं। आज जो हमने वीडियो बनाई है वो हमने विजिट वीज़ा पे बनाई है। बहुत से लोग विजिट वीज़ा के हवाले से सवाल करते थे कि विजिट वीज़ा क्या होता है, विजिट वीज़ा पे किस तरह आ सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि विजिट वीज़ा के लिए सबसे पहले gov.uk पे जाके एप्लीकेशन जो है उसको फिल किया जाता है। राइट एप्लीकेशन का फिल होना बहुत ज़रूरी है। विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन हम लोग फिल करेंगे। विजिट वीज़ा की वो जो एप्लीकेशन है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 6 माह होती है, मिनिमम 3 माह की होती है, मैक्सिमम 6 माह होती है। 95 पाउंड पर मंथ के हवाले से इसकी फीस होती है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपना टीबी क्लोसिस का से जो है एक्सरे होना चाहिए, कि आपके पास टीबी का एक्सरे होना चाहिए, जो कि होम ऑफिस के डेजिग्नेटेड इदारे ही आपको दे सकते हैं। आप किसी भी लोकल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो नहीं ले करवा सकते। सकते हैं जी। उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोई क्लियर उन्होंने नहीं बताया हुआ कि क्या होना चाहिए, कितनी रकम होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आपके पास इतनी सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए कि जो आपके यूके के एक्सपेंसेस को कवर अप कर सके। 6 माह के आपने अपने अपनी सैलरी के साथ साथ अपनी सेविंग शो करनी है कि यूके आने के बाद आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं, अपने अखराजात उठा सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर जो है आप रहेंगे, आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनेंगे। उसके बाद आपके पास आपके अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद आप कहाँ पर रुकेंगे, किस तरह से रुकेंगे, किसके पास रुकेंगे, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी यूके गवर्नमेंट हमें परमिशन देता है और वो कौन सी चीज़ें जिसकी यूके गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देता। तो जिन चीज़ों की परमिशन देता है उसमें विजिट के हवाले से हम यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, एज अ हॉलीडे ट्रिप फाइंड कर सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिल सकते हैं। हम किसी भी चैरिटी के लिए अप टू 30 डेज एज अ वॉलंटियर रजिस्टर्ड चैरिटी में एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं। ठीक है। और हम किसी ऐसे मुल्क की भी ट्रांजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं जिसकी यूके ने हमें परमिशन दी है। अब वो डिस्कस करते हैं वो काम जो हो यूके गवर्नमेंट ने मना किया है कि इसमें हम पेड और अनपेड और सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी काम नहीं कर सकते, पब्लिक बेनिफिट एक्सेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पर शादी या सिविल पार्टनरशिप नहीं कर सकते। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए हमें 6 माह की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट में हम अपनी सेविंग को शो करते हैं और वो सेविंग इतनी होनी चाहिए जितना हमारे यूके के ट्रिप है उससे दुगनी हमने शो करनी है। ट्वाइस एज आवर एक्सपेंस इन यूके है, उससे हम
एम्प्लॉय शो करेंगे और एक लार्ज अमाउंट हम उसमें नहीं दिखाएंगे, जो ठीक कि है। हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। यूके में आप 3 से 6 माह का स्टे कर सकते हैं। आप इस स्टे को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन के लिए स्पेशल रीजंस होती हैं। इसमें हम स्टूडेंट विजिट के लिए, जो लोग विजिट के लिए आते हैं, उसमें आप आ सकते हैं टूरिस्ट के लिए, स्टडी के लिए, आप किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं, बिजनेस ट्रिप के लिए आ सकते हैं। बिजनेस ट्रिप में अगर आप आते हैं तो आप बिजनेस जो है किसी भी सेमिनार को अटेंड करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, आप इंटरव्यू कंडक्ट करने आ सकते हैं, स्टडी प्रोग्राम में आप एग्ज़ाम देने आ सकते हैं, आप अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका 6 माह का जो वीज़ा है, आप वो किस स्पेशल रीज़न पे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो मेडिकल रीज़न है। मेडिकल रीज़न पे जाकर आप इस चीज़ को 6 माह से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। और मज़ीद अगर आप लोग यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना सही लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो जनाब मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।